आइडियल स्टेट क्या है? सामान्यतः हम इसे प्लेटो से जोड़कर देखते हैं। देखिए, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है और जो इंडियन फिलॉसफी है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हर जगह की अपनी एक फिलॉसफी होती है। जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है, उसी तरीके से हर जगह की अपनी एक फिलॉसफी होती है। मैं वेस्टर्न फिलॉसफी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत सारे एल्डोरेडोज हैं, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में जो फिलॉसफर सोचता था वो एग्जीक्यूट किया जाता था। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सोक्रेटिस ने स्टेट के बारे में बोला, स्टेट बना नहीं पाया। प्लेटो ने स्टेट के बारे में बोला, स्टेट सस्टेन नहीं की। एरिस्टोटल ने स्टेट के बारे में बोला, लेकिन स्टेट सस्टेन नहीं की। एरिस्टोटल के स्टूडेंट अलेक्जेंडर, जिन्हें कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्हें कहते हैं, उन्होंने उस स्टेट को एग्जीक्यूट किया, लेकिन वो बहुत थोड़े समय चल पाई। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं, तो चाहे वैदिक दर्शन हो, अवैदिक दर्शन हो, नास्तिक दर्शन हो, आजीवक दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो, चाहे वो वज्रायण दर्शन हो, चाहे वो सांख्य दर्शन हो, चाहे वो श्री कृष्ण का दर्शन हो, चाहे वो श्री राम का दर्शन हो, वो चाहे ऋषि वाल्मीकि का दर्शन हो, वो चाहे नारद जी का दर्शन हो, चाहे वो वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का दर्शन हो, ये सारे दर्शन जमीन पर हमें दिखते हैं। ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन भारत के दर्शन को समझने के लिए धैर्य और बुद्धि दोनों चाहिए, जो आज के समाज में अनुपस्थित है। क्योंकि आज का समाज सोशल मीडिया से चल रहा है, वो क्लासरूम से नहीं चल रहा। अगर क्लास में टीचर से समझेंगे वो चीज, आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर टीचर के सम्मुख बैठकर, जिसे उपनिषदीय व्यवस्था कहते थे, उपनिषदी का अर्थ यही है अपने गुरु के समक्ष बैठकर सीखना, यही उपनिषद है, इस शब्द का अर्थ यही है। तो उपनिषदीय व्यवस्था में हम इसको बैठकर यदि सीखें और समझें, तो शिक्षक के माध्यम से हम बहुत सारे तर्कों की उत्पत्ति कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया इजाजत ही नहीं देता। क्योंकि सोशल मीडिया को जब हम पढ़ते हैं तो राय सोशल मीडिया बनाता है, हम नहीं बनाते। और जब हम एक शिक्षक से पढ़ते हैं तो राय हमारी भी बनती है। दोनों में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत सारी चीजों को सही रूप से समझ नहीं पाते। हम टीवी डिबेट्स में जाते हैं, लगभग रोज ही रहती है। अभी दूसरे कक्ष में शहजाद भाई मिले, हम दोनों लोग अक्सर साथ हुआ करते थे। वहां बहुत ज्यादा समय नहीं है समझाने का, वहां बहुत ज्यादा समय नहीं है ओपिनियन बनाने का। ओपिनियन बनाने यदि आप चलेंगे तो उतनी देर में तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़े को रोकने के लिए आपको चुप रहना पड़ता है कई बार, क्योंकि एक जिम्मेदारी भी होती है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, समाज में भेद ना उत्पन्न हो जाए हमारी किसी बात से, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की बातों में हम गंभीरता की ओर जा सकते हैं। आइडियल स्टेट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, या गवर्नेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है, वो है जस्टिस। मैं केवल रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रॉल्स ने जब ये थ्योरी लिखी होगी, उससे बहुत पहले हमारे यहां कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था। हमारे यहां कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म भी था, अनसेड था। बहुत सारे शब्दों को काल जगह देता है, लगातार नई टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी। तो हमारे यहां सोशलिज्म था, समाजवाद था, और यह राजा का सबसे पहला कर्तव्यों में से एक कर्तव्य हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। राजा का यह कर्तव्य हुआ करता था जो उसे निभाना पड़ता था, ना निभाने पर उसको सभा के समक्ष बैठकर उत्तर देना पड़ता था। सभा, समिति और विदत, ये तीन प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। ऋग्वेद काल से ये सारी संस्थाएं चाणक्य के समय तक रही हैं। उसके बाद हर्षवर्धन ने भी इसका सम्मान किया है, फिर शनै शनै ये खत्म हो गई।
तो राजा को वहां उत्तर देना पड़ता था। इसीलिए ऐसे वैद्यों की भी नियुक्ति की जाती थी। नियुक्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं, भारत में भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। और यह मैं आपसे बात कर रहा हूं 5114 बीसीई से पहले। देखिए, हिस्टोरी, हमारे विकास भाई जी बैठे हैं हिस्ट्री से, लिटरेचर भी हिस्ट्री का एक एविडेंस है। केवल खुदाई करने से हिस्ट्री नहीं होती है, केवल आर्कियोलॉजी ही हिस्ट्री का केवल एक संकेत नहीं है, वो संकेतों में से एक संकेत है। बहुत सारी चीजें अब एंशिएंट हिस्ट्री दुनिया में से कहीं आप खुदाई करने जाएंगे नहीं मिलेगी, लेकिन वो हिस्ट्री है। जो हियर से होता है, साहित्य के माध्यम से जो चीजें परकोलेट होती हैं, फिल्टर डाउन होती हैं, वह भी इतिहास है। और उस इतिहास को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज समाज में यह हो सकता है बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई प्रारंभिक बिंदु अवश्य रहा होगा, तभी वो बात आगे बढ़ी है और वो बात आगे फैलती रही हो किसी रूप में। लेकिन एक योग्य रिसर्चर जो होता है वो उस बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो सब चीजें एक्सकेवेशन में नहीं मिलेंगी आपको, फिर भी इतिहास है। जीवाश्म की बात करते हैं, जैसे शालिग्राम की पूजा होती है, राम मंदिर के लिए शालिग्राम आए हैं, ये जीवाश्म है बेसिकली। ये पत्थर एक ही नदी के सारीग्राम इलाके में मिलता है, इसीलिए इसे शालिग्राम बोल देते हैं। ये जीवाश्म है बेसिकली, और इसीलिए इसकी आयु लगभग 6 करोड़ वर्ष है। इतना समय लगता है इतना बड़ा पत्थर बनने में। और इस पत्थर की उपादेयता और उपयोगिता वेद के बाद के जितने, वेद में भी है शायद, लेकिन वेद के बाद बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं विशेष रूप से जो पुराणों की श्रेणी में आते हैं। वेद का तो मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन पुराणों की श्रेणी में शालिग्राम शब्द अनेकों बार आता है। विष्णु स्वरूप इसको माना जाता है। 33 प्रकार के शालिग्राम हैं, जिसमें से 24 को विष्णु स्वरूप मानते हैं और 9 प्रकार के शालिग्राम को शिव स्वरूप मानते हैं। ये जीवाश्म है और इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। किसी भी स्थान की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि उस स्थान की ज्योग्राफी को भी समझा जाए, संस्कृति को भी समझा जाए, परेशानियों को भी समझा जाए, भाषा को भी समझा जाए और उस स्थान के अचीवमेंट्स को भी समझा जाए। लेकिन मैक्स मुलर और विंसेंट ए स्मिथ और बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको बिना किसी रिसर्च के नकार दिया। ऐसा भी शायद हिंदुस्तान जैसे ही देश में हो सकता है। आपकी कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन हम कहने में नहीं चूकते कि इट नेवर हैपेंड। मैं अक्सर अपने ऐसे मित्रों से पूछता हूं कि हैव यू मेड एनी रिसर्च? नहीं, तो फिर कैसे कहा? उस रेफरेंस से, बुक का, उससे पूछेंगे बुक वाले से तो वो अपने मित्र की बुक का रेफरेंस दे देगा, उससे पूछेंगे वो अपने मित्र की, तो 5-6 मित्रों ने किताबें लिखी, एक दूसरे का रेफरेंस दे दिया। इट डजंट मीन दैट दैट इज हिस्ट्री और कंसोलिडेटेड हिस्ट्री। फीबल, इसको हम कहते हैं फीबल रेफरेंसेस। तो खोज करने की आवश्यकता है। आजकल ये विषय बहुत प्रासंगिक हो गया अचानक, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार श्री राम पर प्रश्न उठे हों। श्री राम के दोनों स्वरूपों को माना गया है, सगुण और निर्गुण। यानी अयोध्यापति राम सगुण रूप में हैं और एक निर्गुण राम हैं, जिनकी चर्चा कबीर करते हैं, जिनकी चर्चा नानक जी करते हैं, जिनकी चर्चा गांधी जी करते हैं। वह निर्गुण राम है। मैं सगुण राम की बात कर रहा हूं, उनके राम राज्य की बात करूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट मुझे दिखता है, उसमें जो सबसे जिसे हम बेड सीट बोलते हैं, वो सीड अगर कोई है तो वो है जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जिस समाज के अंदर न्याय हो और एक न्याय हो, इक्वालिटी वाला, इक्वल जस्टिस या जुडिशियल सिस्टम्स हो,
और जस्टिस केवल जुडिशरी से जोड़कर ना देखा जाए, जस्टिस सोशल भी होता है, जस्टिस पॉलिटिकल भी होता है। तो अगर किसी समाज के अंदर न्याय व्यवस्था जितनी मजबूत है, उस समाज के अंदर गवर्नेंस उतनी ही स्ट्रांग होगी। और यदि समाज के अंदर न्याय व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तो गवर्नेंस वीक होगी। अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं, डेमोक्रेसी। आइडियल स्टेट के लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी भारत में थी। डेमोक्रेसी जो आज है हमारे पास, वो कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, एक दिन की घोषणा नहीं है। डेमोक्रेसी लगातार, अगर आप ओपी गाबा को पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं उनको, तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी भी चरणों में आई है। और यहां तक पहुंचने में, डेमोक्रेसी को यहां तक पहुंचने में, जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको यहां तक पहुंचने में 450 साल लगे। पीपल्स डेमोक्रेसी, पॉपुलर डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटिक डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, अनेक प्रकार की डेमोक्रेसीज आई हैं। उस वक्त भी डेमोक्रेसी है, और उसका मैं उदाहरण देता हूं। उसको धारा सभा बोलते थे, और वहां पर राजा को उत्तर देना पड़ता था। राजा उस धारा सभा के धर्म से बंधा था। और यहां धर्म का अर्थ पूजा पाठ मत लीजिएगा। आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तब भी आप धार्मिक हो सकते हैं। वो धारा सभा के अंदर बैठता था। वहां पर राजा जब रिटायरमेंट ले रहा होता था, जैसे दशरथ जी ने रिटायरमेंट लिया कि अब मैं, मेरे पुत्र को, तो वंशानुगत तो है, लेकिन धारा सभा में वो प्रपोज करता था, जैसे आप लोग मीटिंग में करते हो, और उसको कोई सेकंड करता था, और उसके बाद धारा सभा उस पर एकमत होती थी, नहीं भी हो सकती थी, तब जाकर राजा का चयन होता था। श्री रामचंद्र जी का चयन हुआ है, वो थोपे नहीं गए हैं, श्री रामचंद्र जी का चयन हुआ है। आपने यदि भीष्म, जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा, उस प्रतिज्ञा के बारे में सुना होगा। उनके पिता जब जहां विवाह करना चाहते थे, तो उस बालिका के पिता ने कहा कि राजकाज इसे, इसके होने वाली संतान को सौंपना होगा। तो उनका एक स्टेटमेंट है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं लगभग आपको 3,500 साल पहले कुल ले जा रहा हूं। तो वहां वो कहते हैं कि यह मेरा निर्णय नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे मेरे पुत्र से और सभा से पूछना पड़ेगा। महाभारत रेफरेंस के लिए आपके। डेमोक्रेसी नहीं तो क्या है? वो राजा थे, वो हां कह देते, उठा ले आते। नहीं, विधिवत विवाह करना था। तो रेफरेंस के साथ मैं महाभारत के आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रकार से डेमोक्रेसी का नॉमेनक्लेचर अलग हो सकता है, वोकेबुलरी अलग हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी के सीट्स भारत में थे। वैदिक काल में भी ऋग्वेद में वर्णन आता है, और उसमें स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करती थी। तो तीन प्रकार के हाउसेस होते थे। अभी 2 प्रकार के हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा वहां हाउस होता था, क्योंकि पॉलिटिक्स होती थी तो वो चलाना आसान होता था। तो वो तीसरा प्रकार का हाउस था पीपल्स हाउस, जिसमें राजा या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी लोगों के सामने जाकर स्टेटमेंट देते थे। यानी जैसे आजकल समझिए बजट पढ़ा जाता है, युद्ध की घोषणा है, ये सब में लोगों को शामिल किया जाता था। और यदि नहीं किया करता था कोई राजा, तो उनके विरुद्ध निंदा भी होती थी। यहां पर एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, और यह कहा गया है रामायण में, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उसको रेफरेंस नहीं ले रहा हूं अभी। तो वहां वो कहा जाता है कि वो हाउस क्या या वो सभा क्या जिसमें वृद्ध ना हो। इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियरिटी, रिडंडेंट नहीं है कोई भी व्यक्ति। सीनियर्स को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती थी,
क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो वो सभा क्या जिसमें वृद्ध ना हो, वो वृद्ध क्या जो धर्म सम्मत ना हो, वो धर्म क्या जो सत्य उजागर ना कर सके, और वह सत्य क्या जिसका पालन ना किया जाए। ये उस समय की एक बहुत बड़ी कोटेशन थी, एक बहुत बड़ा संकल्प हुआ करता था। इस तरीके से धीरे 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 प्रजातंत्र बढ़ रहा था। भारत में इसका विशिष्ट उल्लेख है रामायण में, ऋग्वेद में और बाकी जगह मैंने आपको बताई। इस विषय में एक चीज आती है, जब राज्य तिलक होता था, डेमोक्रेसी का एक और आपको उदाहरण देता हूं। जब राज्य तिलक होता था तो राजा ये कहता था, अदंड्योस्मि, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। ये रिचुअल था। जो यज्ञ वेदी है उसके चारों ओर घूमना होता था और वो कहता था अदंड्योस्मि, यानी मुझे कोई भी दंडित नहीं कर सकता, आई एम द सुप्रीम पावर। तो उनके गुरु आते थे, प्रतीक रूप में कुश की जड़, ये कुश की जो घास होती है छोटी सी लकड़ी वाली, उससे उनको मारते हुए कहते थे, धर्म दंड अस्ति, धर्म दंड दे सकता है। और इस प्रकार वो चक्कर लेते थे। उस वेदी के जो राजकुमार जिसे राजा होना था, वो ये कहता रहता है, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, और गुरु पीछे से मारते हुए चल रहे हैं कि धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। देखिए डेमोक्रेसी का कितना बड़ा उदाहरण है। यानी आप राजा को निरंकुश नहीं होने देंगे। राजा ठीक है, वंश से आता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उसका धर्म है। मनुस्मृति की चर्चा मैं कर रहा हूं, वहां भी इसका उल्लेख किया जा रहा है। यद्यपि आजकल लोग पता नहीं मनुस्मृति की चर्चा नहीं करते, लेकिन अगर कहीं कोई उपयुक्त रेफरेंस है तो उसकी चर्चा करनी चाहिए, और अनुपयुक्त है तो नहीं करनी चाहिए, या कोई रेलेवेंट है बात तो जरूर करनी चाहिए। वो कहीं से भी करें, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के करें, किसी धर्म के ग्रंथ को उठाकर करें, लेकिन अगर कोई बात अनुपयुक्त है तो ना करें, उसका रेफरेंस ना लें। तो इस प्रकार से राजा को निरंकुश नहीं होने देना है, यह उस समय का एक सिद्धांत है। तो बताइए, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, और उस वक्त में भी राजा किसी की फेथ को गाइड नहीं करता था। वहां शैव भी थे, वहां वैष्णव भी थे, वहां शाक्त भी थे। उसके अलावा भी देखिए, श्री राम जी का जो जाबाल से डिस्कशन हुआ है, जाबाल तो ब्रह्म उपासक हैं, रामायण में उसका डिस्कशन है, वो तो ब्रह्म उपासक है। वह सगुण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन राम जी को वह उपदेश कर रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं में बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो युवा वर्ग है उसको ये चीजें रजिस्टर होनी चाहिए कि अब कोई मैक्स मुलर या अब कोई विंसेंट स्मिथ आए और कोई किताब लिखे और भारत को उस नागों का सपेरों का देश कहे, या ये कहे कि भारत में अगर कुछ था तो केवल कास्टिज्म, तो आप उनको बता सकें कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये सारी चीजें थी। और भलाई बुराई तो हर समाज में होती है, दुनिया में, पूरी दुनिया में होगी। जहां मनुष्य होगा वहां बहुत कुछ अच्छा भी होगा तो बहुत कुछ बुरा भी होगा। बुरे को रिफॉर्म करना चाहिए, अच्छे को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये चीजें हमने मापदंड के रूप में रखी है आइडियल स्टेट या गुड गवर्नेंस के लिए, जहां प्रजा केंद्र में है, और इसीलिए राजा को प्रजा पालक कहा गया है। राजा के सोने के जागने के समय निर्धारित हैं उस अनुसार। श्री राम जी का जो समय है वह 5 खंडों में बंटता है, यानी उनका जो दिन है वह 5 खंडों में है। प्रातः खंड व्यायाम और पूजा पाठ के लिए है,
उसके लिए तुरंत बाद वे सभासदों से चर्चा करते हैं अपराह्न तक। अपराह्न का समय केवल अपराह्न का समय परिवार के साथ है, केवल अपराह्न का समय। उसमें संध्या जैसे होती है, फिर वो गुप्तचरों के साथ मंत्रणा करते हैं। उसके बाद फिर पूजा पाठ, सूक्ष्म पूजा पाठ होता है, और रात में वह लोगों के हालचाल लेते हैं। और श्री राम एक उनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो दशरथ जी की बात मान गए और वन में चले गए। दशरथ जी ने तो उन्हें बाद में रोका भी था, तब बात नहीं मानी उन्होंने। बहुत सारी चीजें होती हैं एक राजा को करने के लिए। एक राजा का जीवन एक सामान्य नागरिक के जीवन से अलग होता है। यहां भी होता है, आपके घर में भी आपके पापा का जीवन आपकी तरह नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, तो उनका सोचना भी अलग होता है, और इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं 5114 साल पहले की, और उसको हम गलती से आज से हूबहू जोड़ने की कोशिश करते हैं। रेलेवेंस फाइंड करना एक अलग बात है, लेकिन आप उसे एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकते। तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं, वो केवल इसीलिए नहीं है। बहुत सारी चीजों की मर्यादाओं का मान उन्होंने रखा है, और ये राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के पास जाए। और श्री राम जी के लिए कहा जाता था कि वो सहज उपलब्ध थे, कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता था, और ये उनके दैनिक चर्या का एक अभिन्न अंग था। शाम को सड़कों पर निकलकर लोगों से मिलना। और भरत जी से भी वो कहते हैं अयोध्या कांड में 100वें सर्ग में कि तुम तैयार होकर, सुनिए, तैयार होकर, ऐसे ही नहीं कि पहुंच गए लदड़ बदड़, तैयार होकर राज्य की सड़कों पर निकलते हो या नहीं निकलते हो, लोगों से मिलते हो, उनके हालचाल पूछते हो, या हाथी पर ही बैठे रहते हो। ये बताइए, ये डेमोक्रेसी है कि आपको लोगों तक जाना है। इतना प्रतापी, प्रबल और प्रतिष्ठित राजा वह लोगों तक जाता है। ये उस समय की आवश्यकता है, ये उस समय का निर्देश है धर्म के द्वारा। धर्म को निभाना है, इसलिए लोगों के बीच जाना है। आगे की बात करते हैं। हम क्यों कहते हैं राम राज्य? यूं तो हम एक श्रेष्ठ राज्य को राम राज्य की संज्ञा दे देते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा भी है, राम राज नहीं कहुई बयापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। जहां सब सुखी हैं, दैहिक दैविक बौद्धिक ताप नहीं है, इसको वो रामराज कहते हैं। लेकिन मैं इस रिटोरिक से हटकर जो वाल्मीकि रामायण में जिस रामराज्य की बात की है वो आपको बताऊंगा। अब आप सुनिए, और बहुत सारी चीजों को मैं पूरा वर्णन नहीं करूंगा, घंटों लग जाएंगे इसमें। कुछ प्रमुख बिंदु जो राम राज्य को स्थापित करते हैं वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। श्लोक 12, मैं अयोध्या कांड के 100वें सर्ग की बात कर रहा हूं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य है। राम जी ने जब अयोध्या छोड़ी तो भरत को आप सब जानते ही हैं, भरत जी को वहां का राजकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उस वक्त चूंकि वो बहुत सहज, संतुलित, मर्यादित हैं, इसलिए सीधे पूछते नहीं हैं, वह प्रश्नोत्तर कर रहे हैं भरत जी के साथ। उसमें जो 12वें श्लोक में वो पूछते हैं
बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान जो लोग हैं, जिन्हें हम पुरोहित कहते हैं, पुरोहित जन्म से नहीं है, कर्म से है। यहां कोई जाति संज्ञा नहीं लिखी कि यही पुरोहित होंगे। दूसरों का हित चाहने वाले लोगों को यहां उसका, और यही अर्थ है, यही अर्थ है। लेटर वैदिक काल से चीजें बदलनी शुरू हुई हैं, लेकिन यहां यही अर्थ है उसका। तो क्या वो लोग नित्य प्रतिदिन हवन करते हैं, ये पूछ रहे हैं, और करते हैं तो क्या आपको सूचना देते हैं कि उन्होंने हवन किया है? हवन क्यों किया जाता है? आज बहुत सारी चीजें हैं, वाममार्गी साधनाएं अलग हैं ये सब, लेकिन जो वैदिक हवन है इस तन मन के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। और आपको एक चीज और बताता हूं, हवन में जो सामग्री पड़ती है, आज की बात छोड़ दीजिए, आज सिंथेटिक सामग्री मिलती है, लेकिन हवन में जो सामग्री पड़ती है वो औषधियां होती हैं। उन औषधियों की भस्म बनाई जाती है, और उस भस्म बनाने के बाद जब वो अग्नि शांत हो जाती है, उसको छाना जाता है, कपड़छन बोलते हैं, कपड़छन किया जाता है। उसको छानने के बाद उसका क्वाथ बनाया जाता है, रोगी को पिलाया जाता है, और उससे बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आज लोग मजाक उड़ा देते हैं इस चीज का कि यज्ञ करके उनके बेटा हो गया, अग्नि से पुत्री पैदा हो गई। वो क्रेडिट दे रहे हैं। अग्नि के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हम आप भी नहीं चल सकते, हमारे पेट में भी अग्नि है। जिस घर के अंदर अग्नि या धूप नहीं होगी, उस घर के अंदर का जो वातावरण होगा बहुत डल होगा, उस घर में खाना बहुत जल्दी सड़ेगा। फसल अग्नि के बिना यानी सूर्य की धूप के बिना नहीं पक सकती। तो पेट की अग्नि को जठर अग्नि बोलते हैं, और जो सूर्य की अग्नि है जिससे सब पकता है, और तीसरी अग्नि जो कृत्रिम अग्नि होती है जिसे हम जलाते हैं। आज आप गैस जलाते हैं, और उस वक्त में हवन होता था, और हवन में जो सामग्री पड़ती है उसे हम कहते हैं हाविष्य। और ये पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति बता रहा हूं। आयुर्वेदिक दवाइयां आज भी उसी पद्धति से तैयार होती हैं। मोती भस्म, उसमें मोती डाले जाते थे। मोती भस्म नर्वस सिस्टम के लिए, डिफरेंट फोबिक लोगों के लिए अद्भुत कार्य करती है। तो आप किसी भी चीज को जब तक गहराई से ये जान ना लें, ना उस पर आप अपना ओके रिपोर्ट दें, ना उसको क्रिटिसाइज करें। अगली बात, काउंसलर यानी मिनिस्टर्स के बारे में वो पूछते हैं श्लोक 16 में, अच्छी मंत्रणाओं से ही राजाओं की विजय होती है। तुम्हारे पास ऐसे मंत्रणा करने वाले लोग हैं या नहीं? गवर्नेंस, आज भी कमेटीज बनती हैं, आज भी एडवाइजरी बोर्ड होता है, हर जगह होता है, कॉलेज में भी होता है, स्टूडेंट बॉडीज में भी होता है, एडवाइजरी बोर्ड पीएमओ में भी होता है, एक एडवाइजरी बोर्ड बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं वहां भी होता है, सब जगह होता है। और उन एक्सपर्ट्स का काम ही यह है कि लगातार रिसर्च करें और सरकार को यह अनुमोदन दें या बताएं कि क्या ठीक है क्या नहीं। ऐसी जो बॉडी होती है, अगर ये डिसऑनेस्ट हो गई तो जो राजा है वो कितना भी अच्छे दिल का क्यों ना हो, अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सारे काम राजा ना आज कर सकते हैं ना पहले कर सकते हैं। आज राजा नहीं होते हैं, आज प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होते हैं। पहले भी नहीं कर सकते थे, इतनी सारी फील्ड्स में काम नहीं कर सकते थे। हर जगह आपका दिमाग नहीं चल पाता है, हर चीज का एक्सपर्टाइज होना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त में ये बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये बॉडी ऑफ एक्सपर्ट बुद्धिजीवी होना चाहिए नंबर 1, और ऑनेस्ट होना चाहिए।
जो उसकी रिसर्च है वो स्पष्ट बोल ले, इससे ही राजा को गाइडेंस होगी। राम राज्य में राम जी इसको क्लियरली कहते हैं कि ऐसे लोग आपके पास हैं आपके काउंसलर्स के रूप में या नहीं है। एक बहुत छोटी सी बात श्री राम कहते हैं, लेकिन यह बात आपकी सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक 17 में, तुम असमय ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो, समय पर जागते हो, रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो। यानी एक राजा लंबे समय तक नहीं सो सकता, उसकी जिंदगी अलग है। आप लोग क्लास में जाओ या ना जाओ, बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या एब्सेंट लग जाएगी और आपको 67% अटेंडेंस तो मिल ही जाएगी, लेकिन टीचर नहीं कर सकते ऐसा। उनको सीएल लेनी है, उनको एएल लेनी है, एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकता है, मीमो इशू हो सकता है। ठीक है, तो जितना आपका ओहदा बढ़ता है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ती है, उतने ही ज्यादा आपके ऊपर निगरानी भी बढ़ती है। यहां पर एक और बात कही है कि पिछले पहर में अर्थ पर विश्वास करते हुए मंत्रणा करते हो कि नहीं, यानी रात में भी जागना है, सोना नहीं है। और ये वो समय होता है जब सब कुछ शांत होता है, जब लोग आपकी जासूसी नहीं कर सकते हैं, और उस वक्त में राजा अपनी स्टडी करे कि उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसका क्या प्रोग्राम है, उसका क्या शेड्यूल है, वो क्या सोच रहा है देश के लिए। ये गुड गवर्नेंस है। राजा नहीं सो सकता, उसकी मजबूरी है, उसको पता है। आप कहेंगे 6 घंटे की नींद जरूरी है, हाँ ठीक है, आयुर्वेद कहता है ठीक है, लेकिन आयुर्वेद से भी बड़ा मेरा धर्म है, और मेरा धर्म यानी राजा कह रहा है कि मेरा धर्म है, और मेरा धर्म क्या है, प्रजा का पालन करना। तो मैं हो जाऊं बीमार, क्या फर्क पड़ता है। सिपाही भी तो जाते हैं, जवान हमारे जाते हैं नहीं बॉर्डर्स पे, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता। एवलॉन्ची हो गया, मानिए वॉर नहीं हुई, एवलॉन्ची हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, वो 7 घंटे की 8 घंटे की नींद के बारे में थोड़ी सोचेगा। उसे कभी तक भी काम करना होगा। और ये आदत बनाना बच्चों आपकी कि आप कभी भी आवश्यकता से अधिक नींद मत लेना। जो बच्चे ज्यादा सोते हैं उनके राक्षस प्रवृत्ति मतलब जो डार्कनेस की आदत होती है वह हावी हो जाती है। एडिक्शन ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिला जो देर रात तक सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। देर जब सूर्य यहां आ जाता है और उसमें भी धक्का मारती है, जब मम्मी बेड से गिरा देने को तैयार होती हैं, तब उठते हैं। आप देर से सोइए, बहुत सारा काम करना है, लेकिन उठिए समय से। आप ये बहाना नहीं बनाइए कभी कि हमें बहुत सारा काम था इसलिए देर से सोए तो जल्दी नहीं उठे। कभी कभार ठीक है, लेकिन आप 3 बजे सोइए तो भी आप 5 बजे उठिए, 5:30 बजे तक उठ जाइए। इतनी बारीक चीजें हैं, लेकिन ये मैटर करती हैं। बहुत सारे लोगों में बड़ी विद्वता होती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके ये सब रीजंस होते हैं। जब समय था तब गर्म था जब लोहा, तो चोट ही नहीं करी। क्यों? सो रहे थे। राजा के लिए सोना अलाउड नहीं है। काउंसलर के लिए, आप लोग कल बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, आपके लिए सूत्र काम आएगा गवर्नेंस के लिए। कोई भी गुप्त मंत्रणा, श्री राम कहते हैं 2-4 कानों तक ठीक है। गुप्त मंत्रणा अगर आप देश के लिए कर रहे हैं, 2-4 कान तक पहुंचे तब ठीक है। यदि ये सर्कुलेट हो जाती है तो फिर उस मंत्रणा का कोई उपयोग नहीं रह जाता। शत्रु आप पर हावी हो जाएगा, क्योंकि शत्रु क्या ढूंढता है आपको मैं बता रहा हूं। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो शत्रु क्या ढूंढता है, गोली मारना नहीं ढूंढता है, लोगों को टारगेट करना नहीं ढूंढता है। शत्रु हमेशा यह ढूंढता है कि आपकी प्लानिंग क्या है। इसलिए
जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो अफसर अपनी रैंक्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी रैंक होगी उसकी जो वहाँ पर टॉर्चर होगा उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा प्लानिंग पता होती है। सुना होगा आपने बालकोट वाली स्ट्राइक में अभिनंदन जी के पास कोई कागज़ था जिसे वो मुंह में डाल के चबा गए थे, नहीं दिया वो कागज़, चाहे पेट खराब हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, गले में अटक जाए, सांस रुक जाए, लेकिन उस कागज़ में ज़रूर कोई प्लानिंग होगी। अभिनंदन जी शत्रुओं के हाथ में पड़ गए, लेकिन प्लानिंग नहीं पड़ने दी, क्योंकि उससे देश खतरे में आ जाता। यह है गुड गवर्नेंस जो श्री राम बता रहे हैं। कब? 5114 BCE के बाद की बात कर रहा हूं। हम इतनी महत्वपूर्ण बातों को इग्नोर करके और सीधे एक या दो दोहे उठाकर और सब सत्यानाश करने पर तुल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक बात यहां पर बहुत विशिष्ट है, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आइडियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं कुछ सिलेक्टेड श्लोक ले रहा हूं बस। क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? यहां पंडित जी का अर्थ दुबे जी, शर्मा जी नहीं, विद्वान से, क्योंकि मूर्खों से तुलना की गई है, तो मूर्खों से तुलना, मूर्ख की कोई जाति नहीं होती और विद्वान की भी कोई जाति नहीं होती। तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा ना, एक शब्द पकड़ के और हल्ला मचाना नहीं चाहिए, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को भी समझना होगा। तो हजारों मूर्ख अवॉइड कीजिए जिंदगी में, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्वान व्यक्ति आप जो सोच रहे हैं या आपके जो कार्यक्रम है या आप जिस तरीके से राज्य को लेकर जाना चाहते हैं, यह विद्वान व्यक्ति वहां आपकी मदद करेगा। हजार मूर्ख भी वो मदद नहीं कर सकते। कितनी बारीक सोच है। उसके बाद सामान्यतः लोग कहते हैं श्री राम जी के समय में सब कुछ अच्छा था, सारी ओर ऑनेस्टी थी। ये पूरी तरह ठीक नहीं है। डिसऑनेस्टी थी, लेकिन श्री राम जी एक प्रोएक्टिव राजा थे, इसलिए उन्होंने कर्ब किया उसको। रघु जो उनके वंशज हैं, जिनके वंशज हैं श्री राम जी, वो एक प्रोएक्टिव किंग थे। दशरथ जी एक प्रोएक्टिव किंग थे। तो वो विकृतियां उत्पन्न नहीं होने देते हैं। और गवर्नेंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये वेट मत करो कि कब फसाद हो जाए। राजा वही बड़ा होता है और वही कामयाब होता है जो कहां प्रॉब्लम हो सकती है इसको पहले ही भांप ले और एक्शन ले ले। श्री राम जी कहते हैं ऐसे लोग जो घूस नहीं लेते, यानी प्रोबेबिलिटीज हैं घूस लेने की, तभी ये शब्द आया। ऐसे लोग जो निश्चल हैं, बाहर और भीतर से पवित्र हैं और श्रेष्ठ हैं, ऐसे अमात्य यानी मिनिस्टर्स को तुम उपयुक्त कार्य में नियुक्त करते हो या नहीं। शब्द नियुक्त है यहां। सबको नियुक्त नहीं कर सकते। कितना बड़ा लेसन है, आप सोचिए। उसके बाद श्री राम जी ये भी कहते हैं कि जहां से खनिज निकलता है, खदान आजकल एक बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण के लिए, इसका जिक्र नहीं होता क्योंकि खदान जिनके पास होती है बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन खदानों की वजह से पर्यावरण को एक गंभीर नुकसान हो रहा है। 10 साल के अंदर अंदर सामने भी आ जाएगा, जैसे जोशीमठ आया, और भी बहुत सारी जगहें हैं देश के अंदर, वो सब सामने आएंगी। चूंकि वो विषय नहीं है, मैं तो खुल के बोलता हूँ, लेकिन चूंकि अभी का विषय वो नहीं है। अभी का विषय राम राज्य है। राम राज्य में राम जी ये कह रहे हैं खदानों में कौन अपॉइंट होता है इसका भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोग वहां अपॉइंट हो जाएं जो
आवश्यकता से अधिक खुदाई करा दें, रिश्वत लेके खुदाई करा दें। राम जी की पकड़ देखिए कहां तक है, किस बारीकी से वो चीजों को देख रहे हैं। जब तक राजा सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इलीगल अर्निंग को बंद नहीं करेगा, तब तक राज्य के अंदर गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती, क्योंकि सारा खेल अर्निंग का ही है। अर्निंग की वजह से ही गवर्नेंस को हटा के रख दिया जाता है। अर्निंग यानी घूस, रिश्वत, इलीगल अर्निंग का मतलब यही तो हुआ ना, प्रॉपर्टी बनाना, ये सब करना। जब राजा इसको बंद कर देता है तो शुरुआत में छटपटाहट तो सबको होती है, लेकिन उसके बाद गुड गवर्नेंस के रास्ते प्रशस्त होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान और शूरवीर हैं, ये श्री राम जी कह रहे हैं, और क्या तुमने उनके शौर्य का परीक्षण करके उन्हें अपॉइंट किया है? जो मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा था, बिना परीक्षा के अपॉइंटमेंट नहीं होता। इवन नालंदा में भी आप देखिए, नालंदा में जो गेट पे संतरी होता था वो भाषा का टेस्ट लेता था, उसके बाद कोई व्यक्ति अंदर जा सकता था। ये हुएंग सांग ने अपनी पुस्तक सायूकी में लिखा है। उसका टेस्ट दरबान ने लिया था। सोचिए वो कितने काबिल लोग होंगे। क्या यूनिवर्सिटी होगी जिसका दरबान इतना काबिल है कि वो पहले टेस्ट लेता है और उसके बाद अंदर आने को परमिशन देता है, और फिर उनका आचार्य आदि के सम्मुख परीक्षण होता है और तब उनको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता था। और ये लगभग सभी यूनिवर्सिटीज की स्थिति हुआ करती थी उस वक्त। गवर्नेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, श्लोक 32, सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ, यानी सैलरी, नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता, यह उस वक्त भी दिया जाता है। समुचित वेतन और भत्ता समय पर देते हो कि नहीं? वेतन और भत्ते में देरी नहीं होनी चाहिए। जिस देश के अंदर वेतन और भत्ते में देरी होगी, वहां के काम करने वाले लोगों का मनोबल टूट जाएगा, वो विद्रोह पर उतर आएंगे, क्योंकि वह आवश्यकता है। और इस आवश्यकता का एश्योरेंस राजा ने ही तो दिया था कि तुमको सैलरी मिलेगी, टाइम से मिलेगी, ये भत्ते मिलेंगे। ये एश्योरेंस कौन दे रहा था? वो डिले नहीं कर सकता, उसको चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो डिले नहीं कर सकता था। युद्ध की स्थिति में भी डिले नहीं होता था। राजकोष कई जगह वितरित हुआ करते थे। अक्सर आप लोग ये कहते हैं ना, मंदिर में इतना धन क्या है? प्राचीन मंदिरों में जैसे बहुत धन होता है ना, इसका इतिहास जानने की कोशिश कीजिए। उन मंदिरों के खजाने में वही राजा का धन रखा होता था कि जब दुश्मन मान लीजिए इसको कैप्चर कर लेगा तो हम यहां से धन निकाल के दे देंगे, वहां कैप्चर कर लेगा तो वहां से धन निकाल के दे देंगे। इसलिए आपको कश्मीर में कुओं के अंदर सोने चांदी के सिक्के मिले, कुओं के अंदर करेंसी मिली। जब वहां पर आताताइयों ने आक्रमण किया तो वो वहां डाल दीजिए, इनके हाथ ना आ जाए करेंसी। सोने चांदी की करेंसीज हुआ करती थी पहले। तो ये मंदिरों में जो खजानों की बात कह के, और हम हर बार ये कह देते हैं कि अस्पताल बना दो। कितने अस्पताल में रहेंगे भाई? व्यायामशाला खुलवा दो और जहां हेल्थ ठीक रहे इसके बारे में चर्चा नहीं करते। मंदिर बंद कर दो, अस्पताल खुलवा दो। क्यों भाई? बीमारी में रहना क्या? क्या ये सोच चुके हैं कि देश को पूरा बीमार कर देंगे तो बीमार आदमी तो जाएगा अस्पताल? ये क्यों नहीं कहते कि एक बढ़िया सा व्यायामशाला होना चाहिए, बढ़िया भोजन होना चाहिए, अडल्टरेटेड भोजन नहीं होना चाहिए जिससे लोग बीमार ही ना पड़े? जब बात है मंदिर बंद करो, उसके खजाने से अस्पताल खुलवा दो, शिक्षालय खुलवा दो, समझ में आता है। शिक्षालय होने चाहिए, जितने ज्यादा हो। घर से 10 किलोमीटर के भीतर शिक्षालय हो। ये राइट टू एजुकेशन में आरटीई में मेंशन किया गया है, जो 2012 में लागू हुई थी। शिक्षालय के लिए बहुत सारी और भी चीजें हैं। मैं इसका इतिहास बता रहा हूं कि मंदिरों में धन क्यों रखा जाता था। बहुत सारी और जगहें होती थी जहां पर वो धन छुपा कर रखा जाता था।
जिससे आक्रमण के समय में भी कहीं कोई परेशानी ना हो। धन का संकट होगा तो सेना भाग खड़ी हो सकती है, यह शत्रु के सामने घुटने टेक देगी। रसद या राशन नहीं होगा। आज भी आर्मी में ऐसी कोर है, आर्मी मेंटेनेंस कोर, एएमसी जिसको बोलते हैं, उसका काम ही यही है। उसके बाद मैं बहुत सेलेक्टेड 2-3 और चीजें लेता हूं, फिर बात पूरी करेंगे। जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, अगर वो लौट कर आते हैं तो तुम उसकी उपेक्षा तो नहीं करते हो। एक एक शब्द को ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक समय विरोध कर गए, छोड़ के आपको चले गए, दूसरे धर्म में चले गए, दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे देश में चले गए, लेकिन फिर हृदय परिवर्तन होता है और वो वापस आते हैं। जब वो वापस आए तो उन्हें उसी ही के साथ, उसी ही रसूख के साथ, उनकी उसी डिग्निटी के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें कमजोर मत करना और उनको पीड़ित भी मत करना, क्योंकि वो हमारी फोर्स है। कितनी बड़ी बात कही है। उसके बाद जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है, वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल और प्रतिभाशाली, और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरों के सामने कहने वाला होना चाहिए। श्लोक 35 है, 100वें सर्ग के। अयोध्या कांड की मैं बात कर रहा हूं, उसी में ये चर्चाएं हैं। अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में राम जी के जितने भी दूत हुए, एक का नाम तो सब जानते ही, बताओ कौन? अंगद भी हैं, राइट, अंगद भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और एक समय में जामवंत भी ये काम थोड़ी देर के लिए करते हैं। ठीक है। श्री राम जी दूत बहुत सोच समझ के अपॉइंट करते थे कि वो वही बात कहे जो मैं कह रहा हूं, और उसकी हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए, उसका मनोबल एकदम मजबूत होना चाहिए, देश हित की उसको बात करनी चाहिए, और अपना दिमाग जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। आईएफएस की जब ट्रेनिंग होगी, आप में से क्या पता बहुत सारे लोग आईएफएस भी बने, हमारे राजदूत बने। राजदूत शब्द का अर्थ ही यही है, राजा का दूत। तो वो राजा की ही वाणी को या उनके ही मन की बात को या उनकी ही सोच को अग्रसरित करता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। और इसलिए डिप्लोमेसी के चैप्टर में आप पढ़ते भी होंगे कि what a diplomat thinks never says, what he says never does। तो एक डिप्लोमेसी श्री राम के समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। He himself was a great diplomat। और एक चीज कह के मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। गुड गवर्नेंस के लिए राजा को किसी भी प्रकार की ऊंच नीच देखे बिना गुणवान व्यक्ति को हृदय से लगाना चाहिए। जब ये बहुत सारी डिबेट्स चलती थी, जो बिहार के शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री ने जो डिबेट शुरू करी भारत में, तो मैं उसमें एक तथ्य कहता था बार बार, लगभग सभी डिबेट्स में, कि आप ये मत भूलिए, जब वो जाति सिस्टम की बात कर रहे थे, कर्नल टॉड पढ़ने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, धर्मपाल जी और कर्नल टॉड को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए जाति व्यवस्था को समझने के लिए। उसके बाद चाहे आप खून की चीटें और बाकी चीज़ें पढ़ें। तो मैं ये बताता था उन्हें कि श्री राम जी के साथ निषाद राज भी पढ़ते थे, एक ही साथ, एक ही बैच में, और आचार्य की ओर से दोनों में भी कोई अंतर नहीं किया गया। एक ही साथ भोजन करते थे, शयन कक्ष भी एक ही था होता था। ऐसे हजारों ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं। हम हर चीज को
गंभीरता से पढ़े बिना स्टेटमेंट न दे, खास तौर से वो चीज़ जो समाज के अंदर कहीं डिवीजन ना कर दे, ऐसी चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ओपिनियन बनाती हैं और वो आगे जाके पब्लिक ओपिनियन बन जाती है। और एक बार कोई चीज़ पब्लिक ओपिनियन बन जाती है तो उसको डाइल्यूट करना बहुत मुश्किल है अगर वो गलत है तो, और वो डायरेक्टली आपकी गवर्नेंस को प्रभावित करती है। तो श्री राम जी ने जहां जहां गए, रिसोर्सफुलनेस बच्चों उनकी देखना। श्री राम जी कितने लोग थे जब वन में गए? एक कम किसे कर दिया? जब वन में गए तो 3 ही थे ना, बाद में 2 रह गए। तो जब ये 2 लोग घूम रहे हैं तो चाहे ऋषि हो, चाहे कोई ट्राइब्स हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, और प्लीज ये वानर और बंदर के फर्क को समझिए। हर जगह शब्द वानर है, वन में रहने वाले नर, बंदर नहीं है। हनुमान जी वॉज नॉट ए मंकी, ही वॉज अ मैन ऑफ नियंदरथल रेस। हमें अपने शास्त्रों के वैज्ञानिकता को समझनी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, उसमें साफ लिखा हुआ, उसे केवमैन भी उनको बोलते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन सबको जोड़ते हुए वो चल रहे हैं, और इन सबको जोड़कर उस दंडकारण्य में भी उन्होंने एक स्ट्रांग आर्मी खड़ी कर दी, और उसमें बहुत काबिल लोग हैं। हनुमान जी बहुत काबिल है, सामवेद के ज्ञाता है हनुमान जी, वाद्य यंत्रों में प्रवीण हैं, बहुत उच्च कोटि के गायक हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, असाधारण मनुष्य हैं। और कृपा करके बंदर तो कभी मत कहिएगा, बंदर तो वो नहीं है। बंदर किसी युग में खी के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो गाएगा कैसे? वो गदा कैसे उठाएगा? दे दो बंदर को गदा जरा, और उतनी भारी होनी चाहिए जितनी हनुमान जी के पास थी। उठा लेगा क्या? क्या संवाद कर सकता है बंदर किसी युग में? क्या संस्कृत बोल सकेगा बंदर? आप सिखा के देख लो, कई पीढ़ी आपकी निकल जाएंगी, आप उसकी खीखी जरूर समझ जाओगे और बोलने भी लगोगे, वो आपकी भाषा नहीं सीखेगा। तो ये वानर हैं, उन्होंने इतना बड़ा ट्राइबल बेल्ट के अंदर अपनी पकड़ मजबूत की, और ये पकड़ जो उन्होंने मजबूत की थी, ये टेरर के बेसिस पे नहीं है, ये प्रेम के बेसिस पर है। एक कॉज क्रिएट किया रावण ने, उस कॉज उस कॉज के खिलाफ जा रहे हैं श्री राम, उस कॉज को कम्युनिकेट करते हैं वो बाकी लोगों में सुग्रीव जी के माध्यम से, और उस कॉज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और लोगों को उस कॉज से जोड़ते हुए चलते हैं। और जब युद्ध पूर्ण हो जाता है तो सबको साथ लेकर आते हैं। और ये भी कहना कि लक्ष्मण के लिए औषधि आई क्यों, बाकी लोगों के लिए नहीं आई, ये भी झूठ है। पढ़िए रामायण, समझ में आएगा। श्री राम भी और श्री कृष्ण भी जब तक अपने साथी सैनिकों के घाव पर मरहम नहीं लगाते थे, अपने घावों पर मरहम नहीं लगाते थे। छलनी तो श्री राम जी का शरीर भी होता था, खून बहता था। छलनी श्री कृष्ण का शरीर भी होता था। टीवी के श्री कृष्ण और श्री राम से बाहर आइए जरा, असली के श्री राम और श्री कृष्ण को समझिए। जो बरगद का दूध लगा के जटा बना लेते हैं, जो ऐसे प्रेस्ड सुंदर से कपड़े पहन के, तो टीवी वाले राम जी होते हैं। और युद्ध क्षेत्र में भी मुकुट पहन के, तो टीवी वाले कृष्ण जी होते हैं। युद्ध क्षेत्र में मुकुट पहनेगा कि कवच पहनेगा भाई? तो ये वाली जो दुनिया है, इससे बाहर आके रियलिटी चेक करिए, समझने की कोशिश कीजिए चीजों को, तो आपको इसका इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता समझ में आएगी। और फिर आपके मन में श्री राम जी के प्रति श्रद्धा होगी, एज एन एकेडमिशियन होगी। और मैं खास तौर से बुद्धिजीवियों से हमेशा ये निवेदन करता हूं, विशेषकर बच्चों से ये निवेदन करता हूं कि बात को गहराई से समझो, एकदम कमेंट मत दो, एकदम मजाक मत उड़ाओ, और कुछ चीजों का मजाक एकदम मत कभी भी उड़ाओ। समझ के, अध्ययन करके, और फिर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कहो, बुरा लगे तो बुरा कहो, साहस से कहो। विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हमेशा इस दुनिया में रही हैं,
और रहेंगी। सहजीविता, सिम्बायोसिज्म, यही तो है कि हम वैचारिक मेल ना होने पर भी हम एक हो सकते हैं। तो खैर, श्री राम जी के बारे में ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नेंस को लेके जानी चाहिए, यानी डेमोक्रेसी, यानी जस्टिस, यानी लिबर्टी, और एक अनसेड कॉन्स्टिट्यूशन जहां श्री राम जी धारा समिति जैसी समितियों के अंडर में ही रहते थे और वहां उनको धर्म दंड भी दे सकता था। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँगा। विषय तो बहुत गंभीर है, घंटों चाहिए होते हैं, लेकिन हाँ, मैं कंक्लूड कर लूँ, आपकी तालियां बजवा लूँ उसके बाद। अब सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो बैठे रहे इनका बहुत धन्यवाद, जो चले गए उनका भी धन्यवाद। मेरी तरफ से प्रेषित कर देना।